अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किस्से कहानियाँ। वीडियोस की तमाम अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। नायमा, एक मीठी सी आवाज़ ने नायमा समेत उसके घर वालों को भी चौंकाया। ख़ास तौर से नायमा की भाभी इकरा ने आवाज़ देकर कमरे में आने वाली हुमा को देखा। उन्हें 1 मिनट लगा था हुमा को परखने में, जिसकी तीर जैसी आंखें मेज़ पर रखे फलों और बेकरी के सामान पर टिकी हुई थी। नायमा नई दुल्हन थी। आज उसके मेके से भाई और भाभी बहुत कुछ खाने पीने का सामान लेकर आए थे। भाई ड्राइंग रूम में मर्दों के साथ बैठा था और भाभी उसके पास थी। आए हुमा भाभी। नायला ने खुश होकर अपनी बड़ी जेठानी हुमा को वेलकम किया। हुमा ने फलों और बेकरी के आइटम से नज़रें हटाई और भाभी इकरा को गले लगाया। इकरा काफ़ी समझदार और पढ़ी लिखी थी और एक कॉलेज में लेक्चरार थी। आप बैठे, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, नायमा ने जल्दी से कहा तो हुमा ने एक प्याला उसकी तरफ बढ़ाया। मैं ये खीर देने आई थी, वो बैठते हुए बोली। लगता है आपको खीर बहुत पसंद है, इकरा मुस्कुराई। मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं, ये तो अम्मा जी ने बनाई थी और सबके हिस्से बांट दिए। ये नायमा अपने फ्रिज में रख लेगी, एहसन और ये दोनों खा लेंगे। क्या मतलब, इस घर में क्या चीज़ें इस तरह बांटी जाती हैं? इकरा को कुछ अजीब सा लगा। उनके यहाँ तो सब साथ एक टेबल पर बैठकर खाना खाते थे। जी, ये हमारे घर का उसूल है। हुमा ने अपनी आवाज़ धीमी करके नायमा की तरफ देखा। वो करीब ही कुर्सी पर बैठ गई थी। असल में जो कुछ मैं नायमा को बताने जा रही हूँ, प्लीज़ किसी को बताना नहीं, वादा करें। हुमा की तेज़ नज़रें इकरा पर आ टिकी। आप बेफिक्र रहें, बात बाहर नहीं जाएगी इस कमरे से। इकरा के वादा करने पर हुमा का चेहरा खिल उठा। फिर वो संजीदगी से बोली, नायमा की शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है। ये बेचारी इस घर के बारे में कुछ नहीं जानती। असल में सास यानी कि अम्मा जी इस घर पर पूरा कंट्रोल रखती हैं। ख़ास तौर पर खाने पीने की चीज़ें वो अपने हाथ से बांटती हैं, हिस्से करके रखती हैं। मैं और मेरी देवरानी कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय तरसने के। हुमा ने दुख जताया तो इकरा ने हैरान नज़रों से नायमा की तरफ देखा, जो खुद भी हक्का बक्का बैठी ये सब कुछ सुन रही थी। मगर हुमा भाभी, नायमा ने कुछ कहना चाहा। तुम कुछ ना कहो नायमा, अभी तुम कुछ नहीं जानती। मैं और हुमेरा पिछले कई सालों से ये तमाशा देख रहे हैं। अम्मा जी के आगे तो अब्बा जी भी कुछ नहीं बोलते। हुमा ने टोका तो नायमा चुप की चुप रह गई। नायमा, तुम तो कहती थी कि तुम्हारे ससुराल में सब कुछ ठीक है, सास बहुत अच्छी हैं। इकरा ने माथे पर बल डालकर नायमा को घूरा तो वह घबरा गई। भाभी, मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। ये सच बात है कि अम्मा जी हिस्से करती हैं क्योंकि एहसन देर से आते हैं, इसलिए उनका खाना अलग रखवा देती हैं। नायमा ने सफाई दी। अभी तुम नहीं समझोगी, वक्त सब समझा देगा, हुमा ने मुंह बनाकर कहा और उठकर चली गई। देखो नायमा, तुम बहुत सीधी हो और सादा मिजाज हो। तुम्हें घरेलू सियासत का कुछ अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि तुमने अपने घर में ऐसा कुछ देखा ही नहीं। तुमने बस हमारे घर का दोस्ताना माहौल देखा है। सब पढ़े लिखे हैं, खुले दिलो दिमाग वाले हैं। मुझे तो पहले भी एहसन के घर वाले कुछ खास पसंद नहीं आए थे, मगर डैडी और मम्मा को एहसन दिलो जान से पसंद था। बहरहाल, इकरा ने गहरी सांस ली और परेशान नायमा को प्यार से देखा। अरे तुम अब उलझो मत, बस अपनी आंखें खुली रखो। सबसे एक फ़ासला रखना भी ज़रूरी है। सास को इतना सर पर मत चढ़ाओ कि वो मनमानी करे। अपना हक लेना सीखो, तुम किसी की गुलाम नहीं हो। एहसन से बात करो कि माँ को समझाए कि हमारे घर में ये सब नहीं होता। सब आज़ाद हैं, कोई किसी का पाबंद नहीं है। इकरा ने नरमी से नायमा को समझाया और वहाँ से चली गई। नायमा ने उनकी बातें दिल पर लिख ली थी। टीपू, इधर आओ। अम्मा जी ने सामने तख्त पर बैठे बैठे उसे आवाज़ लगाई। खुद वह अपने करीब फलों का ढेर लगाए थैलियाँ बना रही थी। चाय बनाती नायमा ने खिड़की से उन्हें देखा और मुंह बनाया। हिस्से बनाए जा रहे हैं। नायमा की हुंकार में नागवारी थी। जी दादी, 10 साला टीपू ने उनके पास आकर कहा। जाओ ये फल अपनी अम्मा को दे आओ। उन्होंने थैली उसे थमाई। टीपू थैली पकड़कर दूसरे फ्लोर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अरे संभल कर लड़के, आराम से। अम्मा जी की कड़कदार आवाज़ नायमा को सुनाई दी। टीपू हुमा का दूसरे नंबर वाला बेटा था। उससे बड़ी रानिया थी और टीपू से छोटा अजहर था। हुमेरा, यह तुम्हारा हिस्सा है। कमरे से निकलती हुमेरा को अम्मा जी ने एक थैली उठाकर थमा दी। हुमेरा तेज़ी से अपने कमरे में उसे ले गई।
हुमेरा के 2 बच्चे थे, एक 7 साल का और एक 8 साल का। अम्मा जी चाय। नाइमा उनके पास चाय का कप रखकर तेजी से पलट गई। ट्रे उनके पास रखकर उसने अम्मा जी को कप उठाने का मौका भी नहीं दिया था। उसे उनके हाथ का बंटवारा खलने लगा था। इतनी जल्दी क्या है लड़की, अपना हिस्सा तो लेती जाओ। अम्मा जी की तेज़ करारी आवाज़ ने नाइमा के कदम रोक दिए। अम्मा जी उसे मुस्कुरा कर देख रही थी। अम्मा जी आप अपने पास रखें, मेरे घर से बहुत से फल आए रखे हैं। नाइमा के मुंह से रूखी सी आवाज़ निकली। हुमा और इकरा ने पहले से ही उनकी तरफ से उसका दिल बुरा कर दिया था। उसके जवाब पर अम्मा जी का चेहरा 1 मिनट को बदला, मगर वे फ़ौरन ही नॉर्मल हो गईं। इधर आओ। अम्मा जी ने उसे अपने पास बुलाया तो नाइमा उनके पास चली आई। ना आने का मतलब बदतमीज़ी होता। ये अपना हिस्सा पकड़ो। मुझे या तुम्हारे अब्बा जी को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है जो हम बहू बेटे के हिस्से पर नज़र रखें। उन्होंने सख्ती से कहा तो नाइमा के होठों पर तंज़िया मुस्कुराहट फैल गई। कमी नहीं है, मगर अम्मा जी माफ़ करना, आपने बहुओं को उनका हक इस्तेमाल करने की भी इजाज़त नहीं दी है, उसने कहा। तभी एहसन समोसे और जलेबियों का शॉपर लिए आ गया। खुलकर बोलोगी तुम कि क्या कहना चाहती हो? अम्मा जी ने एक गहरी नज़र उस पर डाली, फिर अपने लाडले बेटे पर। अम्मा जी आपको शायद मेरा सच बोलना बुरा लगे, मगर आप जानती हैं कि हमारे घर में हर तरह की आज़ादी है। मेरी और मेरे भाई की तरबियत पर, तालीम पर हमारे वालिदैन ने बहुत मेहनत की है। अल्लाह का शुक्र है कि इकरा भाभी भी खुले दिमाग की हैं, मगर मेरी किस्मत में कोई कमी थी जो वो सांस लेने के लिए रुकी और फिर शुरू हो गई। अम्मा जी आप यकीन करें, मैंने बहुत कोशिश की, मगर मुझे ये बांटने का तरीका ना तो समझ में आया है ना ही पसंद आया है, नाइमा ने साफ साफ कह दिया। हुमा हुमेरा जो पीछे खड़ी सब सुन रही थी, एक दूसरे को देखकर आंखों ही आंखों में मुस्कुराई। नाइमा फखरिया अंदाज में अम्मा जी के सामने अकड़ी खड़ी थी। ये हिम्मत तो दोनों बड़ी बहुएं भी ना कर सकी थी जो ये नई सीधी सादी बहू नाइमा दिखा रही थी। अम्मा जी कुछ देर तक सोचती रहीं। एहसन की सांसें रुकी हुई थी। वो हैरान नज़रों से नाइमा को देख रहा था। अम्मा जी ने कुछ देर बाद सर उठाया और एक नज़र सब पर डाली। हुमा और हुमेरा की खुशी उनसे छुपी नहीं रही थी, और नाइमा की बेवकूफ़ी भी। अम्मा जी की तेज़ नज़रों ने सारा खेल भांप लिया था, इसलिए आराम से सर हिलाया और कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। ये सुनते ही सब हैरत भरी नज़रों से अम्मा जी को देखने लगे। वो आराम से तख्त पर गाँव तकिए से टेक लगाए बैठी थी। एकदम उन्होंने तीनों बहुओं की तरफ देखा और कहा, मैंने बहुत सारे हिस्से बांट लिए, अब तुम तीनों संभालो ये बंटवारा। ये घर भी तुम्हारा है और घर वाले भी। आपस में फ़ैसला कर लो कि क्या करना है और क्या नहीं। अम्मा जी ने यूँ कहा जैसे उनके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। नाइमा हैरान थी और हुमा और हुमेरा के चेहरे की खुशी चमक रही थी। नाइमा, चाइनीज़ रोल के लिए सब्जियां काट देना, मैं बच्चों को देख लूं। हुमा ने उसे ऑर्डर दिया और सब्जियों का ढेर मेज़ पर छोड़कर अपने पोर्शन की तरफ चली गई। जब से अम्मा जी ने घर की जिम्मेदारी छोड़ी थी, ऐसा रोज़ ही होने लगा था। हुमा और हुमेरा बच्चों का बहाना बनाकर उस पर बोझ डालती और गायब हो जाती, मगर खाने के वक्त सबसे पहले मौजूद होती और बच्चे उनके साथ होते। नाइमा को उनका ये अंदाज़ चुभता था, लेकिन वो एहसन से शिकायत करके डांट नहीं सुनना चाहती थी। ये मुसीबत तो खुद ही उसने अपने सर ली थी, और वैसे भी वो उससे खफा था। नाइमा, तुम्हें अम्मा जी से इस तरह से उनका हक नहीं छीनना था। सॉरी एहसन, मगर हमारे घर में ये सब नहीं होता। एहसन के समझाने पर वह तर्ज से जवाब दे चुकी थी और एहसन ने खामोशी साध ली थी। अब वो उससे कोई शिकायत नहीं कर सकती थी। नाइमा सब्जियां काटकर रोल बनाने के लिए बैठी तो उसे अकेला काम करते देखकर अम्मा जी को उस पर तरस आ गया। मेरे पास ले आओ, मिलकर बना लेते हैं। जवाब में नाइमा सिर हिलाते उनके पास तख्त पर आ बैठी। मैं रोल खाऊंगा। टीपू ने रोल बनते देखे तो शोर मचा दिया। उसकी देखा देखी दूसरे बच्चे भी शोर मचाने लगे। मैं भी कि चीख पुकार पूरे घर में मच गई। अच्छा बना दूंगी, शोर तो मत मचाओ। नाइमा ने अपना गुस्सा मुश्किल से दबाया। उसी वक्त हुमेरा तीर की तरह आई और 10 रोल उठाकर तेजी से किचन की तरफ चली गई। अम्मा जी नाइमा का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर हंस दी। बेटी, ये तो रोज़ की बात है, उलझो मत, अभी तो समोसे भी बनाने हैं। नाइमा दिल में शर्मिंदा हुई। रात को उसने एहसन से माफ़ी मांगी और बोला, एहसन सॉरी, आप मेरी वजह से हर्ट हुए, मुझसे गलती हुई है,
अम्मा जी दिल की बहुत अच्छी हैं। चलो तुम्हें अपनी गलती का तो एहसास हुआ, आइंदा ख्याल रखना, एहसन ने संजीदगी से कहा तो नायमा ने सिर हिला दिया। रमज़ान का महीना शुरू हुआ तो सहरी और इफ्तारी की रौनकें शुरू हो गईं। इकरा भाभी का फ़ोन आया तो नायमा ने उन्हें अम्मा जी के फ़ैसले के बारे में बताया। अम्मा जी इतनी आसानी से कैसे मान गई और अपना राजपाट तुम्हें सौंप दिया? इकरा की आवाज़ में हैरत भरी थी। हम तीन जो एक तरफ हो गए थे वो दबाव में आ गई, नायमा ने फ़ख्र से बताया। बहरहाल होशियार रहो, तुम्हारी दोनों जेठानियाँ भी बहुत चालाक हैं, तुम्हें मोहरा बनाकर शिकार खेल सकती हैं। इकरा ने खतरा जाहिर किया तो नायमा हंस पड़ी और बोली, आप ही के मशवरे पर तो चल रही हूँ, अब क्यों डरा रही हैं मुझे? हाँ, मगर हर घर के तकाजे और हालात अलग होते हैं, ये बात भी नज़र में रखना ज़रूरी है, इकरा बोली। रमज़ान शुरू होते ही नायमा को पहली बार थोड़ी सी अकल आई और दिमाग रोशन हुआ। नायमा जल्दी हाथ चलाओ, मैं बच्चों को जगाने जा रही हूँ, तुम उनके लिए अंडे बना दो। रानिया हाफ फ्राई लेगी, टीपू को आमलेट बना देना और अजहर के लिए मीठा अंडा। हुमा मल्लिका की तरह उसे लंबी लिस्ट बताकर किचन में से बाहर चली गई। नायमा ने चुपचाप सिर हिला दिया, वो तो नौकरानी ही बनकर रह गई थी। बच्चे रोज़ा नहीं रखते थे मगर सहरी सबके साथ डट के करते थे। इसका नतीजा ये होता था कि इतनी तैयारी के बावजूद भी नायमा के हिस्से में बहुत ही कम कुछ आता था। अक्सर आधा पराठा और ठंडी चाय पर ही वो रोज़ा रख लेती थी। इफ्तारी के वक्त भी यही सूरत हाल था। सायरन होने पर जब तक वो किचन से कुछ लेकर टेबल पर आती तब तक प्लेटें साफ़ हो चुकी होती। एक आध पकौड़ी और थोड़ा सा शरबत ही उसके हिस्से में आता। अब तक 10 रोज़ों में उसे एक दिन भी पूरी सहरी और इफ्तारी नसीब नहीं हुई थी। वो एहसन से शिकायत नहीं कर सकती थी, वो खुद भी तो इसी तरह खाने पीने की कमी का शिकार था। अम्मा जी के हाथ उठा लेने से सारा सिस्टम ही ख़राब हो गया था। दोनों जेठानियाँ मज़े में थी और वो कुढ़ रही थी। उनकी चालाकियों पर नायमा को गुस्सा आने लगा था। उस रोज़ अम्मा जी के कहने पर एहसन उसे शॉपिंग कराने के लिए बाज़ार ले गया। नायमा की इस घर में पहली ईद करीब थी और अम्मा जी को इस बात का एहसास था। जब वो दोनों थके आरे वापस आए तो हुमा ने नायमा को घेर लिया। अच्छा हुआ तुम जल्दी आ गईं, ये पकोड़े जल्दी से तल लो, मैंने मसाला तैयार कर दिया है। सॉरी भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ, आज आप दोनों इफ्तारी तैयार कर लो। नायमा का खून तो खोला मगर वह आराम से ये बात कहकर अपने कमरे में आ गई। एहसन उसे गुस्से में देखकर मुस्कुराया और बोला, क्यों क्लास लग गई तुम्हारी? बड़े नखरे हो गए हैं। बाहर उसके जाने के बाद हुमेरा ने हुमा को चुटकी भरी। इसी ने तो आते ही अम्मा जी को एक तरफ कर दिया था, अब भुगतो। कमरे में जाते जाते नायमा पहले ही हुमा का ये तीर झेल चुकी थी, इसलिए गुस्से से उसका चेहरा तिलमिला रहा था। एहसन के मजाक उड़ाने पर शर्मिंदा होकर रह गई मगर उसकी जवाब देने की हिम्मत ना थी। कुछ देर बाद सायरन बजने लगी तो एहसन उसका हाथ पकड़कर रोज़ा खोलने के लिए नीचे ले आया मगर तब तक मैदान साफ़ हो चुका था। वैसे भी आज उसके बाज़ार जाने से इफ्तारी कम ही बनी थी। पानी से रोज़ा खोलकर और एक खजूर मुंह में रखकर एहसन ये कहता हुआ नमाज़ पढ़ने चला गया कि वापसी में बाज़ार से कुछ खाने को लेता आऊँगा, फ़िक्र मत करो। वो शुरू से ही अमन पसंद था। नायमा को इस बात पर रोना आ गया, अपनी करने का कोई इलाज नहीं था उसके पास। एहसन जलेबियाँ और समोसे लेकर वापस आया तो अम्मा जी ने उसे और नायमा को अपने कमरे में बुला लिया। लो ये बिरयानी खा लो, पड़ोस से आई थी, मैंने तुम्हारा हिस्सा अपने पास रख लिया था, अम्मा जी ने बड़े प्यार से मुस्कुराकर कहा तो नायमा का सर झुक गया। फिर दोनों ने वही खामोशी से बैठकर बिरयानी खाकर पेट भरा। खाने से निपटकर नायमा ने दिल से माफ़ी मांगी। अम्मा जी मुझे माफ़ कर दें, मैं दूसरों के बहकावे में आ गई थी। मुझे ये सबक पढ़ाया गया था कि आप हमें दबाकर हम पर हुकूमत करती हैं, हर चीज़ पर अपना कब्ज़ा जमाए रखती हैं। मुझसे आपको समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने एहसन को भी तकलीफ़ दी, इनसे भी मुझे माफ़ी दिला दें। इनकी जगह कोई और शौहर होता तो पता नहीं मेरा क्या हश्र करता। आप दोनों ही बहुत अच्छे हैं, मैं ही ख़राब हूँ। बोलते बोलते नायमा रो दी। एहसन मुस्कुराया और अम्मा जी ने उसे सीने से लगाकर माथा चूम लिया। नहीं, तुम ख़राब नहीं हो बेटा, मैंने तुम्हें माफ़ किया। आराम से बैठो और गौर से मेरी बात सुनो। अम्मा जी ने अपने पल्लू से नायमा के आंसू साफ़ करके बोला, बेटी मैं सबके हिस्से अपने हाथ से इसलिए बनाती थी कि इस भरे पूरे घर में सबको बराबर की चीज़ें मिलें, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो, बच्चे एक दूसरे से लड़े ना। वो ज़रा रुकी और फिर बोली,
तुम्हारी नई नई शादी हुई थी। तुम शर्म की वजह से किसी चीज़ का तकाजा न करती तो ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। एहसन देर से घर आता था तो इसके लिए खाना नहीं बचता था, ये बचा खुचा खाकर ही सो जाता था। इसलिए मैंने इसका हिस्सा भी अलग निकाल कर रखना शुरू कर दिया। तुम ये बताओ, मैंने कभी कोई रोक टोक की है, कोई हुक्म चलाया है? 2 महीने से तुम मुझे देख रही हो, बोलो क्या मैं इतनी जालिम हूँ? आखिरी सवाल करते हुए अम्मा जी की आवाज़ भर्रा गई। नहीं अम्मा जी, बिल्कुल नहीं। नायमा ने तड़प कर उनके हाथ थाम लिए। मारे शर्मिंदगी के उसका सर झुका जा रहा था। एहसन चुपचाप उसे देख रहा था और दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था कि सीधी सादी नायमा को अकल आ ही गई। फिर क्या हुआ? इकरा भाभी ने हैरानी से पूछा तो सामने बैठी नायमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। आज भाई और भाभी उसकी पहली ईदी लेकर आए थे और नायमा बात बात पर हंस रही थी। होना क्या था भाभी, अगले दिन से अम्मा जी ने अपना नेक काम संभाल लिया। अब की बार उनकी छोटी बहू भी उनके साथ थी। नायमा अपनी तरफ इशारा करके मुस्कुराई। यानी कि दुश्मन ढेर हो गए? इकरा भाभी ने शरारत से कहा। ऐसे वैसे ढेर नहीं हुए, अभी तक दोनों शॉक्ड हैं कि ये क्या हुआ। मेरी और अम्मा जी की अंडरस्टैंडिंग हुमा और हुमेरा भाभी को हजम ही नहीं हो रही है। चलो अच्छा हुआ जो हुआ। अब हर घर का माहौल, तौर तरीके, ढंग अलग अलग होते हैं। मैं गलत थी कि मैंने सूरत हाल समझे बगैर ही तुम्हें अर्श पर चढ़ा दिया। शुक्र है कि तुमने वक्त पर सब ठीक कर लिया। इकरा ने खुले दिल से अपनी गलती मानी। असल में ये सबसे बड़ी खराबी होती है कि हम गहराई में जाने बगैर मशवरा दे देते हैं कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, जबकि हर घर का हिसाब किताब अलग होता है। जी भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे भी ये बात समझने में ज़रा सी देर हो गई। खुदा का शुक्र है कि अम्मा जी ने सही रास्ता दिखा दिया। नायमा ने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा तो इकरा ने तारीफ़ी नज़रों से उसकी तरफ देखकर सिर हिलाया। वो जो नायमा को नादान समझकर सबक पढ़ाने आई थी, आज उसी से ज़िंदगी का अहम सबक सीख कर जा रही थी।